स्वागत है। आज एक बहुत ही विचारणीय विषय को लेकर आप सभी के बीच में उपस्थित हुई हूं। हम सब अपने आसपास देख रहे हैं कि आजकल विवाह टिक नहीं रहे, अर्थात शादी होती है और कहीं कहीं तो 2 महीने में, कहीं 4 महीने में या अधिक से अधिक 1 साल में तलाक हो जाते हैं। लोग अलग हो जाते हैं, आपस में बनती नहीं है। लड़के वाले लड़की पर आरोप लगाते हैं, लड़की लड़के वालों पर आरोप लगाती है। और कई मामलों में तो ये देखा गया है कि बहुत ही अच्छे परिवार हैं, वेल टू डू परिवार हैं, दहेज की कोई समस्या नहीं है, दहेज की कोई मांग नहीं है, और उसके बावजूद भी विवाह निभ नहीं पा रहे। कहीं कोई घरेलू हिंसा नहीं है, क्योंकि आज से लगभग 10-11 वर्ष पहले जब ऐसे सेपरेशन के मामले हुआ करते थे तो मुख्य मुद्दा दहेज या घरेलू हिंसा हुआ करता था। अब वो मुद्दे नहीं हैं और ये बहुत हैरानी का विषय है, क्योंकि बहुत जागरूकता परिवारों में आ गई है, लड़के वालों में भी बहुत जागरूकता आ गई है। दहेज की डिमांड नहीं होती है, घरेलू हिंसा नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर विवाह निभ नहीं पा रहा है, टकराव हो रहा है पति और पत्नी में, तो ये बहुत ही शोचनीय स्थिति है। हम सबको समझना होगा कि समाज कहां जा रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। चिंता इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ये संपूर्ण समाज की जो धुरी होती है वो परिवार है। परिवार इस पूरी समाज व्यवस्था की इकाई है और परिवार की शुरुआत पति पत्नी के संबंध से होती है। अगर ये संबंध नहीं टिक रहा, इस संबंध में बहुत सी दरारें हैं, टकराव है, अहंकार है, तनाव है, तो फिर हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम कौन से समाज का निर्माण कर रहे हैं। तो ये बहुत ही व्यापक विषय है और ये भी बिल्कुल सत्य है कि इस विषय को एक वीडियो में समेटा नहीं जा सकता। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि इस वीडियो से संबंधित और इस विषय से संबंधित आप और कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके मन में और क्या विचार हैं रिश्तों को लेकर, तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। मैं वीडियोस पर इस तरह की कंसल्टेंसी और इस तरह के विषय देने के अलावा सामाजिक रूप से भी रिश्तों में कंसल्टेंसी, परिवार में कंसल्टेंसी का कार्य करती हूँ, काउंसलिंग का कार्य करती हूँ। तो मेरे पास बहुत तरह के विषय आते हैं, तो हो सकता है कि आपके कमेंट्स मुझे सहयोग कर पाएं, और ये भी हो सकता है कि आपके प्रश्न और आपके कमेंट्स के माध्यम पर जो मैं वीडियो बनाऊं उसमें आपको भी कोई सुझाव मिल जाए या कोई समाधान मिल जाए। दूसरी रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि किसी भी विषय को समझने के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए गहराई में जाना बहुत जरूरी है। समस्या के कारण को समझना बहुत जरूरी है। यदि हम कारण को नहीं समझेंगे तो हम समाधान नहीं कर पाएंगे। तो इन कारणों को समझने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। जहां पर भी आपको लगे कि आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस विषय में मैं कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात कर रही हूं। अगर आप सबकी डिमांड होगी तो फिर प्रत्येक विषय पर एक इलैबोरेटेड वीडियो भी मैं जरूर बनाऊंगी। तो चलिए बात करते हैं, क्या कारण है कि आजकल विवाह के संबंध बहुत ही जल्दी भंग हो रहे हैं।
दिल्ली जैसी मेट्रो सिटीज में एक अध्ययन में पाया गया है कि आजकल लड़के विवाह करना नहीं चाहते। उनके डर दूसरे हैं। और आजकल लड़की वाले भी या लड़कियां भी लेट विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि पहले पैर पर खड़ी हो जाएं, पहले वो करियर बना लें। गलत नहीं है। मेरे इस वीडियो को कहीं से भी महिलाओं को या बेटियों को कमतर करने के संदर्भ में मत आंकिएगा, क्योंकि ये वीडियो सामाजिक व्यवस्था के हित में है, किसी के लिए भी इंडिविजुअल नहीं है। समाज हमेशा सबको एकजुट करके चलता है, और जब भी हम सिर्फ अपने विषय में सोचने लगते हैं तो समाज टूट जाता है। तो इसीलिए पहले ही मैं क्लियर कर देती हूँ, डिक्लेयर कर देती हूँ कि मेरे विचार कहीं से भी बेटियों या महिलाओं को कमतर आंकने के नहीं है। बेटियों की सफलता की विरोधी नहीं हूं मैं, लेकिन विवाह निभे इसकी पक्षधर हूं मैं। तो विवाह कैसे निभेगा और क्यों नहीं निभ रहा, तो पहले हमें ये जानना होगा कि निभ क्यों नहीं रहा। तो हम बात कर रहे थे कि दिल्ली जैसी मेट्रो सिटीज में आजकल लोग विवाह करना नहीं चाहते। लड़के वालों के मन में ये डर आ चुका है कि कानून हमेशा लड़की का साथ देता है, क्योंकि रिसर्च बताती है और जो फैमिली कोर्ट में मुकदमे हैं वो मुकदमे भी बताते हैं कि लगभग 60-70% मुकदमों में लड़के वालों को अनावश्यक रूप से गलत इल्जाम लगाकर जेल में रखा गया है। जो कानून व्यवस्था बनी है और जो नए कानून सामने आए हैं, उन कानूनों का गलत दुरुपयोग हो रहा है। उन्हें अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लड़की वालों की तरफ से गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यानी समस्याएं हैं और दोनों ही तरफ से हैं। तो पहले हम बात करते हैं कुछ मुख्य ऐसे कारणों पर, जो कारण शायद मायके के स्तर से ही सुधारे जा सकते थे। मायके वाले और बेटियों वाले मुझसे नाराज ना हो जाएं, उन्हें ये ना लगे कि मैं उन पर आरोप कर रही हूं, लेकिन एक बेटी का घर बसाने में सबसे ज्यादा हाथ मायके वालों का ही होता है और जिम्मेदारी भी मायके वालों की होती है। इसीलिए कहते हैं कि जब घर उजड़ता है तब भी मायके वालों की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। तो कुछ मुख्य बातों की बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मायके वालों का अनाधिकृत हस्तक्षेप। पुराने जमाने में ये कहा जाता था, जब बेटी की शादी की जाती थी, कि बेटी तुम इस घर से डोली में विदा हो रही हो, तो अब उस घर से चिता ही निकलनी चाहिए। देखिए, कहते हैं कि अति हमेशा बुरी होती है, तो इसमें भी अतिशयोक्ति हुई कि उस घर से चिता निकलनी चाहिए। तो बेटियां दबती रहीं, डरती रहीं, परेशान होती रहीं, घुटती रहीं और अपने मायके वालों को अपनी समस्या शेयर नहीं कर पाई। अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति का हमेशा ही वर्जन किया जाना चाहिए, अति नहीं होनी चाहिए। जीवन में संतुलन आवश्यक है। तो जब इस तरह की स्थितियां आई तो हमने बेटियों को सशक्त बनाने का जिम्मा उठाया। हमने बेटियों को आत्मरक्षा सिखाई, बेटियों को समझाया कि तुम्हारा आत्मसम्मान इम्पोर्टेंट है, स्वाभिमान के साथ जियो। अगर कोई तुम पर हाथ उठाता है तो झेलो मत। लेकिन अब यहां भी अति हो गई। अब अति इतनी हो गई कि अगर सास ने ये कहा कि बेटा हमारे घर में 6 बजे उठ जाते हैं, तो इसे भी रोक टोक के रूप में लिया जाने लगा कि मुझे सोने नहीं देते। अगर सास ने कहा कि बेटा हमारे घर नहा कर किचन में घुसते हैं,
तो इसे भी बंदिश के रूप में लिया गया। परिवार के अनुशासन को समझने की कोशिश नहीं की गई। पुनः अति सर्वत्र वर्जयते। तो इसीलिए मायके वालों ने कैसे अनधिकृत हस्तक्षेप किया कि जब बेटी ने ये बताया कि मुझे 6 बजे उठने को कहते हैं और मेरी नींद 8 बजे से पहले नहीं खुलती है, तो मायके वालों ने कहा डरियो मत, हम तेरे साथ हैं, जवाब दे दे, तेरा भी तो अधिकार है, तुझे खरीद के नहीं लेकर गए, हमने तू बेची नहीं है। ये इस तरह की बातें सिखाई जो कि गलत है। जब हमने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से और 50, 60, 70 लाख रुपया खर्च करके बड़े चाव से अग्नि के समक्ष फेरे दिलवाकर विदा किया है, तो हम ये चाहते थे कि बेटी का घर बसे। लेकिन हुआ क्या? कहते हैं जब दही जमाने के लिए हम दूध में जामन लगाते हैं, तो क्या हर 15 मिनट में दूध हिलाकर देखते हैं कि जम गया, जम गया, जम गया? नहीं ना, उसको जमने देते हैं, रख देते हैं 2-3 घंटे के लिए, हिलाते नहीं हैं। जब हम उसे रख देते हैं 3 घंटे के लिए, तब दही सेट होता है। बेटियां भी इस दही की तरह हैं। परिवार में वो तभी सेट होती हैं जब आप बार बार हिलाकर नहीं देखेंगे। कैसी है, खाने में क्या खाया, अरे तुझे तो चटपटा पसंद है, तूने फीका कैसे खा लिया, तू तो चाय पीती नहीं, अब तूने चाय क्यों पी, तूने दूध क्यों नहीं मांगा, वगैरह वगैरह। ये एग्जाम्पल्स हैं, कुछ उदाहरण दे रही हूं, और लेकिन आप इन सब से खुद को रिलेट कर पाएंगे कि कहीं आप गलतियां तो नहीं कर रहे या आपके आसपास गलतियां तो नहीं हो रही। बेटी को सेट होने दीजिए। पुराने समय में ये कहा जाता था कि जब बेटी की शादी हो जाती है तो बार बार उससे मिलना, बार बार उसके पास जाना, बार बार उससे पूछना क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, घर में क्या हुआ, खाना क्या बनाया, ये क्यों बनाया, वो क्यों बनाया। मत पूछिए, सेट होने दीजिए। दूसरा बहुत ही मुख्य कारण है सामंजस्य का अभाव। छोटे छोटे परिवार हो गए हैं, न्यूट्रल फैमिलीज हैं, एक बेटी और एक बेटा है, कई घरों में तो एक ही बेटी है बस, या एक ही बेटा है, क्योंकि विवाह को निभाने की जिम्मेदारी दोनों की होती है, तो कहीं एक ही बेटा है। अब जो न्यूट्रल परिवारों में रहने वाले बच्चे हैं, उन्हें शेयरिंग नहीं आती, उन्हें एक दूसरों के साथ बांटना नहीं आता। क्या नहीं बांटना आता? ना तो विचार बांटने आते हैं, ना भावनाएं बांटनी आती हैं, और ना ही अपनी चीजें बांटना आता है। तो जब विवाह होकर बेटी किसी परिवार में जाती है और वहां पर देवर नंद भी हैं, तब स्थितियां मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि शेयरिंग नहीं आती। और हम आजकल बच्चों को हमें बचपन से सिखाना चाहिए, शेयरिंग इज केयरिंग। अगर हम किसी की केयर करते हैं तो हमें सब कुछ शेयर करना है, बातें भी, भावनाएं भी, विचार भी, और हमारी चीजें भी, और संबंध भी। हाँ, जो लड़का आज तुम्हारा पति है, 25 साल पहले या 30 साल पहले तक वो तो बेटा था ना, वो भाई था। अब पति हो गया तो बेटा और भाई नहीं रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो इस रिश्ते को भी बांटना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो सामंजस्य बनाना सीखिए, और ये सिखाने की जिम्मेदारी माता पिता की है। अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाना है कि किस तरह से परिवार में सामंजस्य के साथ रहा जाता है, त्याग और समर्पण के साथ रहा जाता है। तीसरा बहुत मुख्य कारण है लेट उम्र में विवाह होना। बहुत लंबी, मतलब आयु ज्यादा हो जाती है फिर विवाह होते हैं, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आंदोलन ने बेटियों में बड़ी जागरूकता लाई है, बेटी के माँ बाप में बड़ी जागरूकता आई है, बेटियां बहुत सफलता के ऊंचे ऊंचे शिखरों पर पहुंच रही हैं, और ये बड़ी गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हमारी बेटियां सफलता के नए नए सोपान छू रही हैं।
लेकिन कहीं इस सफलता में परिवार तो नहीं असफल हो गया, ये जानना भी जरूरी है। हमने सदैव बेटियों की तुलना की है कि वो दुर्गा हैं, वो लक्ष्मी हैं, वो सरस्वती हैं, समय पड़ने पर वो चंडी भी हैं। हम महिला के अंदर अष्टभुजाधारी का रूप देखते हैं, इसीलिए पूजा करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि महिलाओं में ये शक्ति होती है, वो शैक्षिक रूप से भी सफल हो सकती हैं, वो व्यावसायिक रूप से भी सफल हो सकती हैं, वो अपनी नौकरी में भी सफल हो सकती हैं, वो परिवार में भी सामंजस्य बिठा सकती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि हमने बेटियों को सिर्फ शैक्षिक रूप से, व्यावसायिक रूप से ही सफल बना दिया, सशक्त बना दिया, लेकिन उनके अंदर से वो जो नारी सुलभ कोमलता थी उसे खत्म कर दिया? ये ध्यान देना होगा, क्योंकि महिला का जो सौंदर्य है वो शिक्षा, व्यवसाय सभी के साथ साथ नारी सुलभ कोमलता, ये बहुत जरूरी है। अगर किसी महिला में से उसका स्त्रीत्व ही खत्म हो गया है और उसके अंदर एक पौरुषेय ईगो आ गई है, तो वो नारी नहीं रही। मेरी बात कड़वी लगेगी, लेकिन समझना पड़ेगा। नारी होने का अर्थ ये है कि आपके अंदर सरस्वती भी हो, लेकिन लक्ष्मी और दुर्गा भी हो। आप जननी भी हैं, आप पोषण करने वाली भी हैं, आप रक्षण करने वाली भी हैं। आप ही को समाज को आगे बढ़ाना है, आप ही को संस्कृति की रक्षा भी करनी है। तो हमें ये अपनी बेटियों को बचपन से सिखाना होगा कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने संस्कारों को नहीं भूलना है। और स्त्री हो, स्त्री युक्त जो कोमलता है वो तुम्हारे अंदर रहनी चाहिए। नारी का सौंदर्य है, उसकी लज्जा, उसका शील, उसकी मर्यादा, उसका समर्पण, उसका त्याग, उसकी करुणा, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। ये भाव हमें बेटियों को सिखाने होंगे। तो जब हम बहुत लंबी उम्र में, बड़ी लेट उम्र में विवाह करते हैं तो दो परेशानियां आती हैं। सबसे पहली परेशानी ये आती है कि जब लंबी उम्र में विवाह होता है, यानी 26, 27, 30 साल की उम्र में आजकल विवाह हो रहे हैं, बेटियों के विचार परिपक्व हो चुके होते हैं। और जब वो परिपक्व हो चुकी हैं तो अब उनके लिए मुश्किल होता है दूसरे घर में जाकर एडजस्ट होना। एक पेड़ जो हमने अपने आंगन में लगाया था, 25 साल, 27 साल, 30 साल, वो पुष्ट हो गया है। अब उस पुष्ट हुए पेड़ को आप उखाड़ कर दूसरे घर में लगा नहीं सकते, वो जड़ें नहीं पकड़ पाएगा। समझना होगा। बेटियों को पढ़ाइए, पढ़ाने की मना नहीं है, लेकिन अगर विवाह करना है, मैंने कहा अगर विवाह करना है, क्योंकि विवाह भी कंपलसरी नहीं है। मेरी इस बात से बहुत से लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन नहीं। समझना होगा हमें, प्रत्येक इंडिविजुअल का अपना अस्तित्व है। तो हर बेटी और हर बेटे का अपना अस्तित्व है। तो विवाह सामाजिक मजबूरी नहीं है, लेकिन अगर विवाह करना है तो सही उम्र में विवाह कर दीजिए, ताकि बच्ची उस घर में जाकर, बच्ची से मेरा मतलब नाबालिग बच्ची नहीं है, बेटियों को सदैव बच्ची ही कहा जाता है। आपकी बालिग बेटी जो पढ़ चुकी है वो समय अनुसार दूसरे घर में जाके सेट हो सके। आप 30-35 साल की उम्र में विवाह करेंगे तो लड़की सेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब दूसरे घर में जाना है और उस घर में 4-5 लोग पहले से रहते हैं, तो ये उम्मीद करना कि वो 5 लोग एडजस्ट होंगे, अपने विचारों को बदल लेंगे, अपनी आदतों को बदल लेंगे, ये संभव नहीं है। आपको ही समझना होगा कि आप उस घर में आए हैं और एक जने को एडजस्ट करना आसान होता है। और एडजस्ट क्या करना है, कोई आपके ऊपर अत्याचार थोड़ी किए जा रहे हैं जो आपने वो अत्याचार झेलने हैं।
सिर्फ उस परिवार को अपनाना है। गीता में भी कहा गया है कि अपने कर्म करो, नियतं कुरु कर्मत्वं, अपने कर्मों को, नियत कर्मों को करो। तो जब आप अपने नियत कर्तव्यों को करेंगे तो अधिकार आपको स्वयं मिल जाएंगे। लेकिन आप विवाह होते ही दूसरे घर में जाएं और जाते ही अधिकार मांगना शुरू कर दें। मैं इस घर में शादी होकर आई हूं, ये मेरा अधिकार है कि मैं अपनी मर्जी से उठूंगी। क्या मुझे अधिकार नहीं है कि मैं अपनी इच्छा का खाऊं? क्या मुझे अधिकार नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से सोऊं? नहीं है। पहले कर्तव्य करिए उस घर के प्रति। और पहले समय में जो हमारी दादी परदादी हुआ करती थी, वो हमेशा हमें सिखाती थी कि साल के एक शादी के 2-3 साल अपने परिवार को इतना प्यार, त्याग, समर्पण, निष्ठा दो कि उसके बाद जीवन भर वो परिवार आपके अनुसार चले। लेकिन जब आप जाते ही लड़ना, झगड़ना और अधिकार मांगना आरंभ कर देंगी तो फिर टकराव ही होगा। अगला मुख्य पॉइंट है लड़की का नौकरी करना। मैं लड़कियों के नौकरी करने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर आप नौकरी करती हैं और शादी के बाद आप नौकरी करते रहना चाहती हैं तो ये बातें आपको पहले अपने मन में स्पष्ट करनी होंगी कि जब आप विवाह कर रही हैं तो एक दूसरे परिवार की जिम्मेदारी आप पर आ रही है। अगर उस परिवार में सास ससुर हैं या छोटे देवर नंद हैं या बड़े बुजुर्ग लोग हैं तो ध्यान रखिए कि वो लोग आपकी जिम्मेदारी बन रहे हैं। जो परिवार अपना पाला पोसा हुआ बेटा आपको सौंप रहा है, अपना कुल गोत्र नाम आपको दे रहा है, अपनी संपत्ति में आपको हिस्सा दे रहा है, उस परिवार की अगर सिर्फ ये एक छोटी सी डिमांड है कि बहू इज्जत करे और उनकी सेवा करे तो वो गलत नहीं है। हमेशा ये कहना कि बेटियां घर छोड़कर आती हैं, बेटियां घर छोड़कर आती हैं, ये भी अति है। एक दोहा है, अति का भला ना बरसना और अति की भली ना धूप, अति का भला ना बोलना और अति की भली ना चुप। किसी भी बात की अति अच्छी नहीं होती है, तो हमें ये समझना होगा। अगर बेटी अपना घर परिवार कुटुंब छोड़कर आई है तो बेटा भी अपने उस पूरे परिवार के हिस्से का समय छोड़कर अपनी बीवी को देता है। बेटा भी अपने उस माँ बाप को छोड़ता है जिस माँ बाप के साथ वो 27-28 साल रहा या 25 साल रहा, वो सब कुछ अपनी पत्नी को दे देता है। बना बनाया घर वो सास अपनी बेटी को सौंप देती है, बहू को सौंप देती है कि लो इस गृहस्थी को तुम संभालो। क्या ये उस सास का बलिदान नहीं है जिसने खून पसीने से जो घर बनाया था वो बहू को सौंप दिया? क्या ये उस ससुर और उस बेटे का बलिदान नहीं है कि जो संपत्ति, जायदाद, प्रॉपर्टी, घर उन्होंने बनाए थे वो सब वो बहू को सौंप देते हैं? उनका भी बलिदान है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर विवाह निभ नहीं रहा तो कुछ गलतियां अगर लड़के वालों की हैं तो लड़की वालों की भी गलतियां होती हैं और ये मानना पड़ेगा। और आजकल जो बहुत जल्दी विवाह टूट रहे हैं उसमें ज्यादातर गलतियां लड़की की और लड़की वालों की निकल रही है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुरुषोचित ईगो जो कि बेटियों में आ गया है। अहंकार, और अहंकार सदैव विनाश करता है। और हमारे शास्त्रों में जब नारी का वर्णन किया गया तो उसमें अहंकार नहीं है, उसमें ममता है, उसमें कोमलता है, उसमें आत्मसम्मान है, लेकिन दूसरों के प्रति अथाह प्रेम है, त्याग की भावना है। ईगो कहीं नहीं है। ईगो शब्द शुरू से पुरुषों के साथ जोड़ा जाता था, लेकिन आज ये महिलाओं में बहुत ज्यादा आ गया है। मैं ही काम क्यों करूं,
ये टकराव बहुत है। क्या चाय तुम नहीं बना सकते? बिस्तर मैं क्यों झाड़ू? काम वाली नहीं आई है तो बर्तन तुम नहीं मान सकते? वॉशिंग मशीन तुम नहीं लगा सकते? ये जो अहंकार की भावना है कि काम मैं क्यों करूं, इस अहंकार की भावना ने बहुत ज्यादा टकराव दिया है परिवारों में। जहां लड़का लड़की अकेले रहते हैं वहां तो एडजस्टमेंट हो जाता है किसी तरह, लेकिन ध्यान रखना होगा, अगर आपकी बेटी परिवार में जा रही है यानी सास ससुर साथ में है, तो फिर इस तरह का ईगो नहीं चलेगा। क्योंकि जहां बेटा बहू दूसरे शहर में अकेले रहते हैं वहां वो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन कोई भी सास अपने सामने ये एडजस्ट नहीं कर पाती कि बेटे को बर्तन मांजने पड़े, या बेटी या बहू बेटे से ये कहे कि तुम बर्तन मांज लो और मैं चपाती सेक रही हूं। देखिए, ये बातें कुछ लोगों को बुरी लगेंगी, लेकिन हमें समझना होगा कि दो पक्ष हैं इसमें। जब हम सिर्फ मियाँ बीवी की बात करते हैं, मियाँ बीवी के संबंध की बात करते हैं, तो वो उन दोनों के आपस की एडजस्टमेंट है कि पति पत्नी कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, प्यार से एडजस्ट कर रहे हैं कि काम का बंटवारा उन्होंने कर लिया है। लेकिन जब परिवार में सास ससुर भी हैं, देवर जेठ भी हैं, नंद भी हैं, तो वहां पर काम का बंटवारा करते समय आपको सास ससुर और देवर जेठ की भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप उनकी भावनाओं का ध्यान नहीं रखेंगी और अपने ईगो को लेकर लड़ती रहेंगी, बहस करेंगी, तो रिश्ता नहीं निभेगा। परिवार का अर्थ ही है समर्पण। तो जब आप परिवार में जा रहे हैं तो आपको एडजस्ट करना है, समझना है, बड़े बड़े प्रेम के साथ एक दूसरे को समझते हुए एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हुए रहना है। आप सोचिए ना, जहां आप नौकरी करते हैं क्या वहां एडजस्टमेंट नहीं करते? आपका बॉस आपको डांटता है, आपके कलीग्स आपके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, लेकिन आपको पता होता है कि यहां सरवाइव करना है तो बॉस की डांट खानी है, और बॉस की डांट खाएंगे तो हमें प्रमोशन भी मिलेगा। ज्यादा मेहनत करेंगे तो प्रमोशन मिलेगा, अप्रेजल मिलेगा, जानती हैं ना। तो जब आप बाहर अपने नौकरी में अनजान लोगों के साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो परिवार में अपने लोगों के साथ एडजस्टमेंट करने में कहां कोई बुराई है। अगर परिवार में भी इतना एडजस्टमेंट कर लेंगे तो इतना आनंद, इतना सुकून परिवार में मिलेगा कि जीवन धन्य हो जाएगा। तो ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स थे जो मैंने आज इस वीडियो में रखे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को पूरा देखा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रही हूँ कि आप अपने कमेंट्स मुझे दें, और फिर उनके आधार पर अगर आप चाहते हैं तभी, अगर आप चाहते हैं तो हम इसी श्रृंखला पर और वीडियोस बनाएंगे जिसमें बेटियों को कैसे ट्रेन किया जाए कि शादी के बाद परिवार में किस तरह से एडजस्ट करना है, परिवार के लोगों के साथ कैसे एडजस्ट करना है, अपनी नौकरी को कैसे चलाते हुए एडजस्ट करना है। इन सब के ऊपर विभिन्न वीडियोस की श्रृंखला मैं बनाऊंगी, लेकिन इंतजार कर रही हूं आप सबके कमेंट्स का। तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो।